गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए जी बच्चों, क्लास शुरू करते हैं हम लोग VBU के सेमेस्टर 2 का, है ना, मेजर पेपर 2 मैथमेटिक्स के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो उम्मीद है कि आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आज से हम लोग VBU के सेमेस्टर 2 का जो है क्लासेस शुरू करेंगे। अभी अभी आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्जाम गया है, जैसे कि आप बच्चों ने बताया कि भाई बहुत अच्छा एग्जाम गया है सबका, तो ठीक है, इस बार और अच्छा जाएगा क्योंकि इस बार हम लोग और अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, मेजर पेपर में भी, माइनर पेपर जो आपका एसोसिएटेड कोर्स होने वाला है, बाकी अदर पेपर में भी, ठीक है। और आज के क्लास से हम लोग मेजर पेपर 2 जो है आपका मैथ्स का, उसको शुरू करेंगे। सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि सिलेबस क्या है, फिर कौन सा बुक परचेज करना चाहिए आपको, फिर थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाएंगे किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम क्लास को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम आपको थोड़ा सिलेबस दिखाना चाह रहे हैं। देखिए जरा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 सेशन जो है 25 से 29। अब ये सेशन बहुत बार हम रिपीट करेंगे क्योंकि अभी से पहले का जो सेशन रहा है ना बच्चों, 22-2600, 23-2700, 24-2800 और अब आप लोग का 25-29, तो हर एक सेशन में कुछ ना कुछ अलग रहा है सेमेस्टर 2 में। पर फिलहाल अभी हम आप लोग को सेमेस्टर 2 VBU के लिए सेशन 25-29 वाले बच्चों के लिए मेजर पेपर 2 में क्या पढ़ना है, एलजेब्रा पढ़ना है। अब इस एलजेब्रा में भी अगर आप यूनिट में आएंगे पहले सिलेबस देखने, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें, यहाँ पे एक इस बात को ध्यान दीजिए, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि VBU के सेमेस्टर 2 में टोटल पेपर कितने पढ़ रहे हैं। तो भाई टोटल कितने पेपर पढ़ने हैं, देखिए FOGP 25-29 सेमेस्टर 2 VBU के लिए पेपर कितने पढ़ने हैं बच्चों। तो सबसे पहला मेजर 2 एक पेपर हो गया, फिर एसोसिएटेड कोर्स, फिर VSC, फिर AEC, सेक पेपर, MDC, IKS, कुल 7 पेपर पढ़ने हैं। जिस तरीके से सेमेस्टर 1 में VBU में आप लोगों ने 7 पेपर पढ़ा था, बस वहाँ क्या था, मेजर 1 था, AC 1 था, VSC 1 था, MDC 1, सेक पेपर 1, AEC 1, फिर IKS 1। अब सब चीज 2 हो जा रहा है। 2 होने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस वही रहेगा, अलग हो जाएगा। जैसे वहाँ पे मेजर पेपर 1 में कैलकुलस पढ़े थे, यहाँ पे सेमेस्टर 2 के मेजर पेपर 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा मैथ्स में। फिर एसोसिएटेड कोर्स अगर वहाँ फिजिक्स लिए थे तो यहाँ केमिस्ट्री लेंगे। अगर वहाँ पे BSc 2 में आप हिस्ट्री लिए थे या अंडरस्टैंडिंग इंडिया या कुछ अलग लिए थे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा, चूज कर सकते हैं। AEC 2 में अगर वहाँ हिंदी लिए थे तो यहाँ इंग्लिश ले सकते हैं। फिर सेक पेपर में डिजिटल एजुकेशन लिए थे या कुछ और जो भी टॉपिक रहा हो वो लिए थे तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम तो फिक्स सिलेबस रहता है। तो उम्मीद है कि ये बात तो आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सेमेस्टर 2 में एक पेपर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कुल 7 पेपर है, ठीक है। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मेजर पेपर 2। देखिए, तो अब मेजर पेपर 2 अलजेब्रा जो है, अच्छा एक चीज और है कि आप अगर कंप्लीट कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो धनबाद मैथ्स एकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए। बहुत डिटेल से जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में, टॉपिक के बारे में। देखिए, मेजर पेपर 2 क्या है बच्चों, अलजेब्रा। इसमें यूनिट 1 है ट्रिग्नोमेट्री, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मॉर्गन्स थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिट 1 बहुत मजेदार है और बहुत मजा भी आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। आप जो 11th में पढ़े थे, 11th-12th में, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत डीप में पढ़ेंगे हम लोग। जो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना, कि A + IB के कोई फॉर्म का नंबर हो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, उसी को यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में। यूनिट 2 आइएगा तो पूरा ही इससे अलग है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है। आप लोग एक चीज पढ़े थे, क्लास 9-10 तक सीखे होंगे कि अगर किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का, किसी इक्वेशन का डिग्री 5 है तो उसके 5 रूट मिलेंगे, किसी इक्वेशन का डिग्री 2 है तो 2 रूट मिलेंगे। उन्हीं सब चीजों को, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज को यहाँ डिटेल में प्रूफ करते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, बहुत डिटेल में प्रूफ करेंगे। तो यूनिट 2 है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज के बारे में इस यूनिट में पढ़ेंगे। फिर थर्ड यूनिट आएंगे तो नंबर थ्योरी, है ना, थ्योरी ऑफ नंबर्स, वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, फिर डिवीजन एल्गोरिथम, डिविजिबिलिटी एंड यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ये सारी चीजें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ना है, माने नंबर थ्योरी कह सकते हैं। और लास्ट यूनिट है आपका ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड, क्या है जी, डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, अबेलियन ग्रुप, फिर साइक्लिक नोटेशन, और भी यहाँ पे इवन एंड ऑड परमुटेशन, क्वोशेंट, क्वाटेरियन ग्रुप एंड इट्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं चौथा यूनिट में। तो आपका सिलेबस इतना मजेदार है, अगर आप बहुत अच्छे से सीरियस होकर के पढ़ेंगे तो बहुत, बता रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आप वो उस तरीके से पढ़ना चाहेंगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर ले एग्जाम में आ जाएगा,
तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप सिर्फ एग्ज़ाम दे पाएंगे। अभी थोड़ा सा एक बात आप लोग को बताते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का सिलेबस इस तरीके का प्रिसाइज रहता है। अभी देखिए यही सिलेबस, हम एग्जाम टाइम आपको अगर 20 क्वेश्चन बता दें, आप लोग देखे भी होंगे सेमेस्टर 1 में कि अगर हम आपको 20 क्वेश्चन बता दें तो उसी में से 4-5 क्वेश्चन आ जाएगा, आप एग्जाम आराम से पास कर सकते हैं। आप लोग सेमेस्टर 1 में देखे भी होंगे, जो हम लोग गेस्ट पेपर दिए थे उससे आराम से हो गया होगा, खाली गेस्ट पेपर से भी पास कर सकता था बच्चा। तो ये सब भी ऐसे टॉपिक्स है कि आराम से 15-20 क्वेश्चन दे देने से एग्जाम में बच्चा पास कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पास ही कर सकते हैं। सोचेंगे कि 80-90% लाए, नहीं आ पाएगा, सिर्फ पास कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आप ये सोचेंगे कि अभी तो सैम 1-2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से काम हो जा रहा है, जैसे ही सेमेस्टर 6 आएंगे, सेमेस्टर 7 आएंगे, आपको पता है अभी सैम 7 वाले स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले बच्चे सेमेस्टर 7 छोड़ रहे हैं बीच बीच में, क्योंकि टॉपिक इस तरीके का हो जाता है कि फिर वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। फिर आप अगर भविष्य में जॉब की तैयारी करेंगे, पीएचडी के लिए करेंगे या फिर किसी और अच्छे लेवल के एग्जाम में बैठने जाएंगे, तो फिर वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला काम नहीं आएगा। तो बस हम बच्चों बताना यही चाह रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से मेरे साथ साथ जैसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे आज से, आज हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, ये सब बताएंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ खूब सुंदर तरीके से कॉपी में नोट बनाइए और साथ साथ लिखिए पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से। बाकी बुक का रहा बात, तो बुक कौन सा ले सकते हैं बच्चों, तो देखिए बुक तो उस रूम में है, हम बुक नेक्स्ट क्लास में बुक का फोटो भी दिखा, मैंने बुक दिखा देंगे आपको ऐसे, पर अभी हम बता देते कि बुक कौन सा लेना है। यूनिट 1 और यूनिट 3 एक बुक में मिल जाएगा। देखिए यूनिट 1 मीन्स की ये जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह है, फिर थ्योरी ऑफ नंबर से, ये एक बुक में मिल जाएगा, जिसको बोलेंगे लालजी प्रसाद का एल्जेब्रा का बुक, जो पहले सेमेस्टर 1 में चलता था, पेपर 1 पेपर 2 का जब चलता था 3 साल का ग्रेजुएशन तब चलता था, और वही बुक अभी भी है। तो आप यूनिट 1 और यूनिट 3 के लिए एक बुक जो है लालजी प्रसाद का एल्जेब्रा का बुक ले सकते हैं। यूनिट 2 के लिए लालजी प्रसाद का दूसरा बुक जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन ले सकते हैं। तो पहला बुक एल्जेब्रा वाला लीजिए लालजी प्रसाद का, दूसरा बुक थ्योरी ऑफ इक्वेशन लीजिए, और तीसरा बुक इस यूनिट के लिए, चौथे यूनिट के लिए ग्रुप थ्योरी का बुक ले लीजिए। तो टोटल 3 बुक लेने होंगे। कौन कौन सा बुक लेना होगा, तो पहला जो है लालजी प्रसाद का एल्जेब्रा लेना होगा, जो पहले के सेमेस्टर 1 में चलता था। फिर दूसरा बुक जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन लेना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये कोई सेमेस्टर बोल करके नहीं आता था ये, हालांकि थ्योरी ऑफ इक्वेशन पहले जो है सेमेस्टर 6 में होता था, तो उससे मतलब नहीं है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन बुक बोल करके ले लेंगे आप। और तीसरा जो है ग्रुप थ्योरी नाम से बुक आता है लालजी प्रसाद का ही, ग्रुप थ्योरी। हम लालजी प्रसाद का ही बुक इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि लालजी प्रसाद के बुक से जो है एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, एकदम मैंने आपके एग्जाम की यूनिवर्सिटी के पैटर्न में रहता है, और बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप होता है उसमें लालजी प्रसाद के बुक में। अगर लालजी प्रसाद का बुक बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो आप किसी भी बुक को समझने के लायक प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए बेसिक बुक ये 3 आपको ले लेना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं, पैसा का दिक्कत नहीं है, माँ पापा आपके अगर पैसा दे रहे हैं कि हाँ भाई बुक खरीदो, तो आपको अपना इंजीनियरिंग उसमें नहीं करना है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माँ पापा पैसा दिए, अब आप बच्चे को लग रहा है अरे हम तो बहुत तेज हैं, ऐसे ही तो हो ही जाता है, बुक का क्या जरूरत है, तो वैसे इंजीनियर नहीं बनिएगा। बुक ले लीजिए, बुक से बेनिफिट ही होता है। जब थ्योरी ऑफ इक्वेशन आएंगे तो खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एल्जेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल नहीं होगा, लेकिन थ्योरम वगैरह इसमें हम करवाएंगे, इसमें भी बुक का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये रहा जी। देखिए गुड, ये बोले ना कि आप में तो बुक का क्या जरूरत है, हम लोग बिना बुक लिए कर लेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हम बताए ना कि अगर पैसा का दिक्कत नहीं है तो बुक लीजिए, समझे। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करें, बताइए। प्रिंसी कह रही कि आप बोले तो 2-3 बुक में कंटेंट मिलेगा। प्रिंसी अभी तो बताया ना कि ये 3 बुक लेना पड़ेगा, और बहुत ही जल्द हम लोग धनबाद मैथ्स एकेडमी की तरफ से अपना बुक हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे ही मेरा कुछ 1 महीना के अंदर मेरा पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, फिर इनके मौर्य से फिर डॉक्टर इनके मौर्य जब हो जाएंगे, तब हम लोग का बुक का कंटेंट, बहुत दिनों से काम चल रहा है इस पे, फिर बुक के ऊपर भी हम लोग आएंगे। तो फिलहाल अभी तो हम लोग क्लास करवाते हैं। चलिए पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है रुकमणी। चलिए जी, ठीक है बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहला क्लास है, बेसिक होगा, बहुत बच्चा वाला बात होगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग, ठीक है।
चलिए, तो हम लोग स्टूडेंट सिलेबस के बारे में बात कर चुके हैं, बुक के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा। हम लोग आज से शुरू क्या करेंगे जानते हैं? यूनिट 1 ही शुरू करेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, कहाँ गया यूनिट 1? ये देखिएगा यूनिट 1 मेजर पेपर 2 अलजेब्रा है। इसका यूनिट 1 हम लोग शुरू करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, ये इस पूरे हिस्से को हम 2 चैप्टर करके पढ़ाएंगे। चैप्टर कैसे करेंगे? तो भाई पहला जो चैप्टर हम बोल करके पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम बताएंगे आपको, या चैप्टर 1 डी मॉर्विस थ्योरम करके बताएंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर फिर डी मॉर्विस थ्योरम ये सब बताएंगे। फिर दूसरा जो एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम। तो इस पूरे यूनिट को हम 2 चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 1। अभी हम क्या बोले कि पूरा यूनिट 1 जो है 2 चैप्टर में चलेगा। चैप्टर 1 डी मॉर्विस थ्योरम और दूसरा चैप्टर जो रहेगा वो एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम। रिपीट करते हैं, ये पूरा मेजर पेपर 2 अलजेब्रा का यूनिट 1 जैसे है ना, ट्रिग्नोमेट्री, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी, डी मॉर्विस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये पूरा जो है हम आपको दो न करके बल्कि 3 चैप्टर कर देते हैं। एक डी मॉर्विस थ्योरम, एक एप्लीकेशन ऑफ डी मॉर्विस थ्योरम, एक जो है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। 3 चैप्टर कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप चैप्टर 1 लिखिए। चैप्टर 1 क्या है जी? तो डी मॉर्विस थ्योरम। डी मॉर्विस थ्योरम, हेडिंग दीजिएगा आप लोग डी मॉर्विस थ्योरम। ये चैप्टर 1 है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम आज ही आपको डी मॉर्विस थ्योरम पढ़ाने लग रहे हैं। ये डी मॉर्विस थ्योरम चैप्टर का नाम हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर पोलर फॉर्म क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर और उसका नोटेशन जानेंगे, फिर जाकर के हम लोग डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता है उसको, उसके स्टेटमेंट को, फिर उसके प्रूफ को, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताना चाह रहे हैं, जो आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। हम प्रीवियस में एक बार और शुरुआत किए थे तो उसमें बताए थे इस बात को। आप लोग सारे बच्चे जान रहे हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप लोग तुरंत कहेंगे कि सर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +1, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस √1 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, और √1 का वैल्यू स्क्वायर रूट 1 का क्या निकलता है, 1 ही निकलता है, माने +-1। माने एक्स का 2 आंसर है, +1 को -1, है ना, निकल जाएगा। लेकिन यही चीज स्टूडेंट इस तरीके से ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हमारे पास बनते हैं कि एक्स स्क्वायर +1 अगर इक्वल टू 0 रहे तब बच्चों, हम लोग याद हो आपको क्लास 10th में हम लोग जब पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो वहां पे हम लोग रियल रूट्स के बारे में बात करते थे। याद करिए, जब क्लास 10th में हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस आ जाते थे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए कुछ और यहाँ पे डेटा रह गया, इस तरीके से कि हम लोग पहले चेक करते थे कि इसके रूट्स कैसे होंगे। याद करिए कि रियल रूट्स होंगे, और रियल के बाद इमेजिनरी होता था तो हम छोड़ देते थे, क्लास 10th में नहीं बनाए थे इमेजिनरी वाला। तो बात यहाँ है कि जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 रहे, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सॉल्व करते समय एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा, ये +1 उधर गया तो -1, फिर यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √-1। अब इसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, भाई इसका रूट निकलेगा क्या? ये तो ठीक है जी, ये +-1 तो ठीक, ये तो प्लस माइनस तो ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, बोलिए, ये √-1 का क्या होगा? अब थोड़ा सा हम आपको बेसिक आइडिया देते हैं कि भाई अगर मान लीजिए अंदर में 4 रहे, तो 4 का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? तो स्टूडेंट हम लोग 4 का मतलब समझते हैं कि 2 का स्क्वायर है, और ये रूट का मतलब तो सारे बच्चे जान रहे होंगे सर। रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम इस 4 को लिख सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, और रूट का मतलब है कि ये पावर कितना है, 1/2। रूट का मतलब पावर 1/2, तो ये 2 से ये, भाई पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, 2 का पावर 2 है और ये पावर है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा, मैंने 2 कट गया, बचा कितना, 2। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर √4 रहे, तो 4 का मतलब है कि भाई √2 का स्क्वायर है, मैंने 2 कितना बार है, तो 2 × 2 है, 2 बार।
तो रूट के अंदर 2 का पावर 2 है, मैंने 2 × 2 2 बार है, तो बाहर जब रूट से निकलता है तो एगो बन जाता है। यही तो होता है स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट। तो पर अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे रहता कि रूट 1 रहता, तो इसका क्या लिखते हैं हम भाई? 1 को लिख सकते हैं 1 × 1 2 बार, तो बाहर क्या निकल के आएगा? एगो, मैंने रूट से बाहर फिर 1 आ जाएगा सिर्फ। पर मैथमेटिशियन ने लगभग 17 सेंचुरी के आसपास कुछ मैथमेटिशियन को इस तरीके के प्रॉब्लम्स मिले। भाई नॉर्मल प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जा रहा था कि भाई x² - 1 = 0, या फिर और अलग अलग इक्वेशंस, अलग अलग सिचुएशन में बने इक्वेशन सॉल्व हो जा रहे थे। लेकिन जब इस तरीके का आ रहा था कि अंडर रूट नेगेटिव आ जा रहा था, तब दिक्कत होने लग रहा था कि भाई इसको हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन में क्या किया गया, एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कराया गया, आयोटा जिसको बोलेंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे। तो इसी क्वांटिटी को हम बोलने लग रहे थे कि भाई -1 जो है वो I² = -1, ये डिफाइन किया गया। ये आप लोग पहले से भी पढ़े हुए 11th-12th में कि अगर अंडर रूट -1 है तो इस टोटल का वैल्यू क्या होता है? -1 को क्या लिख रहे होते हैं हम लोग? I का स्क्वायर। याद होगा आप लोग I के बारे में पढ़े होंगे, आयोटा के बारे में। तो इंट्रोड्यूस करा गया और फिर यहाँ से वैल्यू आता है I² बाहर निकल के आ गया, तो प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो मैंने इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक नया टर्म्स यूज होने लग रहा था, प्लस माइनस आयोटा। और यहीं से हमारे सामने आता है इमेजिनरी नंबर्स। जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते, रियल नंबर्स होते थे, उसके बाद फिर इमेजिनरी नंबर्स, और उसी से बनता है फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उतना टेंशन नहीं लीजिए, बस सीधा बात समझना है कि ऐसे सिचुएशंस के लिए एक नए तरीके के नंबर्स का इंट्रोड्यूस हुआ, नए तरीके के नंबर्स हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं हम। इससे पहले तक हम लोग क्या जानते थे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5, इसको काउंटिंग के नंबर को नेचुरल नंबर बोलते थे। फिर होल नंबर के नेचुरल नंबर में अगर 0 मिला दे तो होल नंबर बन जाता था। फिर इंटीजर्स समझे थे हम लोग। फिर रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, यहां तक तो ठीक था। लेकिन कुछ सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ नए तरीके के नंबर्स इंट्रोड्यूस करने पड़े, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। बात आ रहा समझ में? तो इतना जो है बहुत डिटेल में क्लास 11th-12th में तो आप लोग पढ़े ही होंगे। हमारा टॉपिक यहाँ पे है बच्चों, सिलेबस हमारा ये कहता है कि सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं पढ़ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म पढ़ना है। ठीक है? तो इसका हिस्ट्री तो वैसे बहुत सारा डिटेल है, पर हम लोग बहुत डेप्थ में 11th वगैरह में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग। हम लोग का जो यहाँ टॉपिक है उस पर बात करते हैं। फिर हमारा जो टॉपिक है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसका पोलर फॉर्म क्या है, फिर उससे रिलेटेड डी मोवर्स थ्योरम क्या कहता है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बात आप सारे बच्चे पहले से पढ़े होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। 11th में तो जरूर पढ़े ही होंगे। पिछले वाले क्लास का नोट्स बनाना है क्या? हाँ, अगर पिछले वाले क्लास जैसे ये क्लास हालांकि पहला ही है, लेकिन इससे पहले भी हम बीच में आधा 1 घंटा पढ़ाए थे। अगर वो क्लास का नोट्स बनाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी रहने दे सकते हैं आप लोग। ठीक है? पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे जी, थोड़ा हम आपको दिखाई देते हैं पिछले क्लास तक। कोई नहीं, रहने दीजिए। पिछला क्लास में भी तो यही लिखे था जो अभी हम लिखने वाले हैं। तो जो बच्चा पिछला लेक्चर्स ऐप में शायद हुआ था वो नहीं देखे, तो डायरेक्ट यहीं से देखिए, यहीं से शुरुआत हो रहा है। ठीक है? तो चैप्टर 1 डी मोवर्स थ्योरम, सबसे पहला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं बच्चों? तो अभी हम आपको एक छोटा सा बेसिक सा आइडिया दिए कि ऐसे ऐसे हमारे पास सिचुएशन आ जाते हैं कि x² + 1 = 0। जब इसको आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसका सॉल्यूशन रियल नंबर नहीं आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस, एक्सप्रेशन, प्रॉब्लम्स आएंगे जहां पे रियल नंबर से काम नहीं चलता है, तब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आप लोग तो पढ़े होंगे 11th क्लास में, पढ़े हैं ना? क्या पढ़े होंगे आप लोग कि कोई नंबर अगर इस फॉर्म का हो a + ib, i क्या है? वही आयोटा जो भी हम समझाए थे। तो a + ib का कोई भी नंबर इस फॉर्म पे अगर हो तो उस नंबर्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जहां पे a और b क्या होना चाहिए बच्चों? रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर तो सबको पता है, थोड़ा सा फिर भी देख लीजिए, ये लिखना नहीं है,
मान लीजिए नंबर लाइन होता है, बीच में 0 होता है, 0, 0.1, 0.2, 1, 2, 3, 4, -1, 2, -2, -3, -4, ये नंबर लाइन पे जितने भी नंबर प्लॉट हो सकते हैं ना, इसी के कलेक्शन को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। क्या ये बात तो सब बच्चों क्लियर है? रियल नंबर क्या होता है कि नंबर लाइंस पे जितने भी नंबर प्लॉट किए जा सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उन्हीं सब के कलेक्शंस को रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर के नोटेशन को आर और एक पैरेलल लाइन देकर के लिखा दिखाते हैं। और रियल नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जितने भी नंबर है सब रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, और नोटेशन क्या लिखेंगे? आर लिख करके एक पैरेलल लाइन दे देंगे तो थोड़ा सा स्पेशल नोटेशन हो जाता है सिर्फ रियल नंबर के लिए। ठीक, तो अब जरा देखिए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हम सारे बच्चे जान रहे हैं इस बात को कि अगर ए यहाँ कोई रियल नंबर दे, यहाँ कोई रियल नंबर दे आयोटा के साथ, तो जो नंबर बनता है इस तरीके का, इसी नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी लिखिएगा मत, हम जब डेफिनेशन लिखवाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे एग्जाम्पल देते, जैसे मान लीजिए बच्चों 2 है और प्लस आयोटा इंटू 3, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आप बोलेंगे हाँ सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ रियल है, आयोटा है, फिर आयोटा के साथ रियल है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी फॉर्म का है, a प्लस आई बी। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख देता है x प्लस आई वाई, क्या दिक्कत है? बस x और y रियल होना चाहिए। तो a प्लस आई बी बोले चाहे x प्लस आई वाई बोले, बात तो एक ही है स्टूडेंट। लिखिएगा नहीं, हाँ सब लिखवाएंगे अभी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, 2 प्लस आयोटा 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर बच्चों हम आपको बोल दें कि 7 माइनस आयोटा 5, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए था? ए माने कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, प्लस आयोटा बी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो जरा बताइए तो बच्चों, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो? पहला क्लास है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा धीरज रखिएगा। जब आप एक बार लय पकड़ लेंगे हम लोग धीरे धीरे, तो फिर बहुत मजा आएगा और फिर आपको लगेगा कि नहीं भाई कॉन्सेप्ट कुछ सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, बताइए ना क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ बच्चे बता रहे हैं कि बिल्कुल है। हाँ जी, हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आपको लग रहा होगा सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो ए प्लस आईओटा भी होता था, ये तो माइनस है। तो भाई माइनस है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 7 प्लस, ये माइनस को अंदर भेज दीजिए, आयोटा और -5। क्या जी, 7 और ये प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस से कर देगा, तो 7 प्लस आयोटा -5, इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो इतना हम लोग दिमाग लगा के ऐसे नहीं लिखेंगे, हम अंडरस्टूड समझेंगे, हम समझेंगे कि हाँ भाई ये माइनस यहाँ भेज देंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस आयोटा -5 विच इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे रियल, यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा एक आपसे सवाल है बच्चों, मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ रहे 7, सिर्फ 7 ही लिखा हुआ है नंबर, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? आप बोलेंगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस फॉर्म का होता था। कौन फॉर्म का जी? a प्लस आयोटा b का कॉम्प्लेक्स नंबर होता था, जहाँ पे a और b रियल होना चाहिए था। तो ये तो सिर्फ 7 है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे? कुछ नहीं है तो प्लस आयोटा इंटू कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। 7 भी देखिए रियल, a प्लस आई बी क्या है, 0, 0 भी तो रियल नंबर होता है, तो मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर सिर्फ 7 लिख दे तो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अच्छा मान लीजिए कहीं पे सिर्फ 2i लिख दे, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? चेक करिए, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर है। कैसे? कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ पे 0 प्लस 2i, a प्लस आई बी है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सब आप लोग तो पहले से ही जान रहे हैं, है कि नहीं? ये सब आप लोग पहले से जान रहे होंगे, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम अब बात करते हैं सीधा कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशन के ऊपर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे? अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी वेयर a एंड b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू √-1। तो लिखिए अ नंबर ऑफ द फॉर्म, प्रॉपर डेफिनेशन हम जो है आप लोग के लिए कलेक्ट करके रखे हुए हैं, तो इसको जरा प्रॉपर डेफिनेशन जो अभी हम आपको समझाएं बच्चों उसको लिख देते हैं यहाँ पे। आप लोग भी कॉपी में लिखिएगा। देखिए अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, अ नंबर ऑफ द, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म बच्चों? x प्लस आई वाई, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x कॉमा y जो है ना वो कहाँ से आना चाहिए? बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर।
अब ये जो थोड़ा सा हम कुछ नोटेशन यूज कर रहे हैं उसका ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे बोलते हैं आई एम बिलोंग फ्रॉम धनबाद, कि हम धनबाद से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि आई एम बिलोंग फ्रॉम धनबाद। आप बोल सकते हैं कि आई एम बिलोंग फ्रॉम हजारीबाग, आई एम बिलोंग फ्रॉम कोडरमा, ऐसे बोल सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई सेट है, जैसे रियल नंबर को हम क्या बोले थे कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के जितने भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन वाले सब रियल नंबर कहलाते हैं। उसका जब सेट बनाएंगे तो लिखा जाएगा ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और इस सेट को कैसे डिनोट करेंगे, तो आर से नहीं डिनोट करेंगे, आर तो है ही, साथ में एक पैरेलल लाइन दे देंगे ताकि थोड़ा सा स्पेशल लगे। क्यों बच्चों, क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 1 है 2 है 3 है, तीन ही एलिमेंट है, तो इस सेट का नाम हम क्या दे सकते हैं, ए बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं। इस सेट को हम आर भी बोल सकते हैं। तो आर तो किसी भी सेट को बोल सकते थे, लेकिन रियल नंबर को थोड़ा स्पेशल बताने के लिए स्पेशल नोटेशन हो जाता है आर लिख करके एक पैरेलल लाइन। ये बस सिर्फ और सिर्फ रियल को ही बताता है, ये और किसी सेट को नहीं बताएगा। अगर ऐसा लिख दिया गया है मतलब अंडरस्टूड है कि वो सेट ऑफ रियल नंबर है, मतलब इस नंबर लाइंस के कलेक्शन को बता रहा है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब ये जो x है और यहाँ का जो y है वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ये बिलोंग का सिंबल है, बिलोंग कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरीके से। जैसे हम बोलेंगे ना कि आई एम बिलोंग फ्रॉम धनबाद, तो वही चीज जैसे एक्स वाई बिलोंग करेगा, माने एक्स वाई कहाँ से आएगा, तो रियल नंबर के अंदर से आएगा। ठीक है। एंड आयोटा क्या होता है, तो आयोटा होता है अंडर रूट -1। एंड अच्छा ये आर को लिख सकते हैं ब्रैकेट में सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड आयोटा इज इक्वल टू, ये भाई ये आयोटा क्या है, तो एंड आयोटा जो होता है वो अंडर रूट -1, इसी को हम लोग आयोटा बोल रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो नंबर्स है x क्या है, आयोटा के साथ वाला है क्या, नहीं जी, ये फ्री वाला आयोटा से फ्री है। और ये क्या है, आयोटा वाला है, आयोटा के साथ वाला है। तो जो आयोटा से फ्री रहता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ रहता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। सब बच्चे पहले से भी जान रहे होंगे, 11th 12th में पढ़े होंगे आप। लिखेंगे द नंबर्स x एंड y आर कॉल्ड, लिखिए द नंबर x and y are called, the number x and y are called real and imaginary part, called real and imaginary part. Imaginary part of complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर z भी कर सकते हैं। अब एक चीज हम आप लोग को थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं, देखिए जनरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि 2 प्लस आयोटा या 3 आयोटा इंटू 3, ऐसे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक छोटा नाम दे सकते हैं कि चलिए ये जी Z1 है, Z1 है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को एक छोटा नाम दिए Z1, नाम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 - 2i है, तो इसको एक छोटा नाम करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं Z2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1, Z2, Z3, स्मॉल z ऐसे डिनोट किया जाता है। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाह रहे थे कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, यहाँ यहीं पे लिख सकते थे कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, या डायरेक्ट x प्लस आई वाई भी सही है। क्या नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर x एंड y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट -1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते थे, एक चीज मिस हो गया यहाँ पे जी, एक चीज मिस हो गया ना, एक चीज मिस हो गया, देखिए छोटा सा छूट गया, ये बात तो छूट गया ना, कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स वाई जो है रियल से है और एंड आयोटा इक्वल टू अंडर -1 है, इज कॉल्ड, वो जो नंबर उस फॉर्म का होता है उसी को ना बोलते हैं इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों ये छूट गया था, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद लिखा गया द नंबर x एंड y आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर
z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ये एक्स रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, it is denoted by real part of z बराबर x एंड इमेजिनरी में सिर्फ i लिखा जाएगा, चाहे आई एम लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू y। अब ये जो लास्ट लाइन लिख दिए है ये जरूरी है, आप लोग नो डाउट कि आप ये पता है, सब बच्चों को आप पहले से पता है, लेकिन थोड़ा सा सिंबल्स आपको समझना होगा। लिखे कि नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई, जहाँ पे एक्स वाई रियल्स है और i का वैल्यू √-1 है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी फॉर्म के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। द नंबर x एंड y आर कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई। माने अगर कोई x प्लस आई वाई इस तरीके से है, जिसका नाम हम मान लीजिए z बोल दे रहे हैं कि x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें ये वाला जो नंबर्स है इसको हम रियल पार्ट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय r ऑफ z। r मतलब रियल पार्ट ऑफ z बराबर x है, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट को im से डिनोट करते हैं, im ऑफ z इज इक्वल टू y। ठीक है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत मजेदार चीज है जो आपको समझना होगा, क्या है जो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों के लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ 2 प्लस आयोटा इंटू 5। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर है नो डाउट कि a प्लस आई बी है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, माने रियल पार्ट 2 है इमेजिनरी पार्ट 5 है। ऑब्वियस है कि a प्लस आई बी के फॉर्म का है, a भी रियल नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ये नो डाउट। अच्छा, एक आर्गन मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक नया कॉन्सेप्ट दिया। क्या नया कॉन्सेप्ट दिया जी जानते हैं? कि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे लिखा हुआ है 2 प्लस आई 5, माने ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई इतना 2 प्लस आई 5 मत लिखिए, उन्होंने कहा कि बहुत सीधा सा बात कि रियल पार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2, इमेजिनरी पार्ट क्या है 5, तो इस तरीके से 2,5 लिख दीजिए, ऑर्डर पेयर में लिख दीजिए। आर्गन मैथमेटिशियन हुए जो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो इस तरीके से पहले लिखा जा रहा था कि 2 प्लस आई 5, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो रहा था a प्लस आई बी के फॉर्म का, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बता दिया कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि रियल पार्ट को पहले लिखिए फिर इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखिए। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे क्लास 10th वगैरह में, तो सबसे पहले क्या, जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 1 आ रहा है, y का वैल्यू मान लीजिए 2 आ रहा है, तो ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते थे इसको? पहले x का जगह फिर y का जगह, यही ना करते थे। पहले x होता था ऑर्डर पेयर में, फिर y होता था, जानते हैं हम लोग ये बात। तो उसी तरीके से आर्गन मैथमेटिशियन ने उन्होंने क्या कहा कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करने लगेंगे। तो अब इतना नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर 2,5, जहां पे 2 क्या है रियल नंबर, सॉरी रियल पार्ट, और 5 क्या है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब ऑटोमेटिक जैसे 2 रियल हो गया तो यहाँ लिखेंगे, इमेजिनरी हो गया तो आई के साथ लिखाएगा। तो ये बात पक्का क्लियर हो जाता है कि भाई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल बताते हैं, जैसे जहां पे ये आपको बोलना पड़ेगा कि ये क्या है रियल पार्ट है, रियल पार्ट है, और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। जैसे मान लीजिए बच्चों हम आपको एक क्वेश्चन दें, जैसे मान लीजिए हम बोल दें कि z इज इक्वल टू एक है अपने पास 3, यहाँ पे है 7, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा? हम बोल दे कि ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है, तो आप बोलेगा सर तुरंत ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा? 3 रियल पार्ट हो गया प्लस इमेजिनरी पार्ट है ना, तो आयोटा के साथ जाएगा। लीजिए z इक्वल टू, आ रहा बात समझ में? तो हम आपको बस बताना ये चाह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जो x प्लस आई वाई के रूप में जान रहे थे, a प्लस आई बी को बोल दीजिए कि a प्लस आई बी के रूप में जान रहे थे, वो अब ऑर्डर पेयर में भी बोलने जा रहा है, बोला जा रहा है। तो हम यही यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर। अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का हो रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है x प्लस आई वाई जो हो रहा था बच्चों, यही कॉम्प्लेक्स नंबर को अब हम ऐसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड क्लास में कि x कॉमा y के रूप में, जहां पे x रियल पार्ट y इमेजिनरी पार्ट, बस यही मेंशन कर देंगे। मेरा बात समझे कि अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ रहे थे कि x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी इस तरीके का,
अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर के रूप में लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर। लिखिए, तो यहाँ तक डेफिनेशन लिखने के बाद आगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसी कड़ी में, इसी डेफिनेशन में हम आगे यहाँ पे जोड़ करके लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज, कॉम्प्लेक्स नंबर also can be defined as, कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइंड हो रहा है, डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर, एज एन ऑर्डर्ड पेयर। यहाँ पे हम लोग एक्स वाई लिए थे ना, एक्स को प्लस आई वाई लिए थे, तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ऑफ रियल नंबर्स, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स, रियल। एक लाइन बच्चों अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन जो है ना बच्चों ऐड कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ये हम बता दिए हैं कि देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बनी यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई ऑफ रियल नंबर्स। भाई एक्स क्या होगा, ऑब्वियस है कि यहाँ का रियल पार्ट है तो नो डाउट रियल नंबर है। इमेजिनरी पार्ट में जो वाई होता है वो भी तो रियल नंबर ही होता है ना, मतलब जो ऑर्डर पेयर बन रहा है वो तो रियल नंबर का ही ऑर्डर पेयर रहता है। हाँ, भले इसको बोलते हैं एक्स इज रियल पार्ट एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट, बट है तो दोनों रियल। तो ये हम लिख दिए, और हम क्या यहाँ पे लिखेंगे कि इसका मतलब हो गया कि 10, इसका मतलब ये हो गया कि 10 अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहिए तो ये, या फिर आप इसी चीज को यदि सिंप्लाई करेगा कि भाई z इज इक्वल टू या x कॉमा वाई कहिए, दोनों सेम है, बोथ आर सेम, ठीक है। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कहिए तो ये क्या इंप्लाई कर रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में x कॉमा वाई इस तरीके से बनेगा। हेयर x इज रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। हेयर x इज रियल पार्ट ऑफ z, and y is imaginary part of z, imaginary part of z, लिखिए जल्दी से। दैट इज, चाहे तो यहाँ पे वर्ड सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको सिंबल में भी लिख सकते हैं। देखिए ना, सिंबल में अगर लिखना चाहें इसका मतलब है कि दैट इज रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू एक्स है यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है जी, अभी तक तो ये सब बच्चा वाला बात है, कुछ नया नहीं था। कि हम लोग ये सब पहले से जान रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई वेयर, देखिए क्या बोला गया था, अ नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस आई वाई वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो कैन बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर पेयर, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके का ऑर्डर पेयर के रूप में भी डिफाइंड होता है, जहां पे x को हम बोलते हैं रियल पार्ट, सेकंड कोऑर्डिनेट को, माने इस ऑर्डर पेयर के सेकंड कोऑर्डिनेट को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। कुछ है नहीं। आइए अब हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स जो है वो देखना जरूरी है। जैसे एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, अगर लिखा होगा 2 प्लस आयोटा इंटू 5, है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, एकदम तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि x प्लस आई वाई, एक्स भी रियल वाई भी रियल, तो नो डाउट यहाँ क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको और एग्जांपल देते हैं। क्या भाई, मान लीजिए कि Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें है 5। तो अभी जैसे कि हम आज क्लास के शुरुआत में ही आप लोगों से पूछे थे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है,
तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ ठीक हो गया ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, देखिए Z2 इक्वल टू सिर्फ 5 है, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, थोड़ी देर क्लास चलेगा, 20 मिनट। कहाँ पे, कौन सा सांप? बड़ा सांप है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, एक अभी घर में शायद सांप निकल गया है एक, तो क्लास के बाद जाएंगे उसको देखने के लिए। अभी फिलहाल हम लोग ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिए आपको कि Z1 बराबर 2 प्लस i5 है। हाँ जी कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि x प्लस आई वाई सीधा सीधा है, दोनों रियल है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसा है, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 0 है स्टूडेंट, कुछ नहीं है तो क्या है, 5 प्लस आयोटा इंटू 0, यानी इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल, प्योरली रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको ये सब बात का आगे जरूरत पड़ेगा कि वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा होता है, माने इमेजिनरी पार्ट 0 मतलब ये इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, है ना, आई इंटू 0 लिखने कोई मतलब बनता है? हम आपको समझाने के लिए भले लिख दिए, पर इसको कोई मतलब नहीं, आई इंटू 0 खत्म, 0 जोड़िएगा तो 5 का 5 ही रहेगा। तो वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें इमेजिनरी पार्ट हो ही ना, 0 हो, तो बोलते हैं वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आ रहा बात समझ में? इसमें क्या होता है, तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है जी, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो 0 होता है। क्या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड जो होता है बच्चों 0 होता है। अब तीसरा जरा इस एग्जांपल को भी देखिए, जैसे मान लीजिए Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 आयोटा है, 2i हो, 3i हो, 4i हो, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें रियल पार्ट क्या है जी, इसमें कुछ नहीं है तो क्या रियल पार्ट 0 है, ऐसे को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बात सारे बच्चे जान रहे होंगे। इसमें होता क्या है, इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड जो होता है वो 0 हो रहा होता है। ये सब बात आप एक्स्ट्रा में लिखते चलिएगा, ठीक। और एक एग्जांपल्स है, तो अब थोड़ा सा नोट जरा लिख लीजिए आप। अच्छा एक बात मुझे आप बच्चे बताएंगे कि ठीक है सर, आप हम अब अगर आपसे बोले कि चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए, हम अगर आपसे एक क्वेश्चन करें कि चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे बताइए, तो आप क्या बोलिएगा कि सर एक रियल नंबर 2 दे दिए, दूसरा रियल नंबर आयोटा के साथ दे दिए, मान लीजिए 5 दिए, 2 प्लस आई 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 7 प्लस 2i कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई पहले लिखिए चाहे बाद में लिखिए, बात तो एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई पहले हो चाहे बाद में हो, बात एक ही होता है। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। तो आप जरा मुझे बताइए ना टोटल कितने कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? हाँ, x प्लस आई वाई, यहाँ पे रियल और यहाँ पे रियल रखते जाइए रखते जाइए रखते जाइए, बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। 1 प्लस 2i, 1 प्लस 3i, 2 प्लस 1i, 2 प्लस 5i, 2 प्लस 10i, बहुत सारे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनेंगे। समझे कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। अच्छा एक सवाल है मेरा पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं जी, इनफाइनाइट। यहाँ पे रियल बदलते जाइए बदलते जाइए। आपको मान लीजिए पहला Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बना, Z2 बना, Z3 बना, Z4, Z5 बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे अगर सबको एगो सेट में रखे तो क्या कहलाएगा ये सेट? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वही सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो नोट में वही लिखने वाले हैं, सेट ऑफ ऑल complex number, set of all complex number denoted by, set of all complex number denoted by capital C। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, तब आगे बढ़ेंगे। अगर हम बच्चों आपसे ये पूछ दें, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है √3
प्लस आयोटा इंटू 2i, ये है अपना z। फिर से रिपीट करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन बच्चे बता पाते हैं। सबका, जितने बच्चे अभी टोटल 20 स्टूडेंट देख रहे हैं, सारे बच्चों का आंसर मुझे चाहिए कि z इक्वल टू √2 प्लस i इंटू 2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो, बोलिए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो। चलिए सब लोग का आंसर चाहिए हमको इस क्वेश्चन में कि z इक्वल टू √2 प्लस आयोटा इंटू 2i, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो। चलिए विशाल का आया यस, हृदय कुमार डांगी का आया नो, विशाल का फिर से यस आ गया, रानी कुमारी का नो आया। बताइए जी आप लोग। और मिताली, प्रिंसी और एक बच्चे का नाम है साइलेंट, शायद नाम गलत रख लिए होंगे। यस यस बहुत बच्चे कह रहे हैं, पर ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होना चाहिए था? तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होना चाहिए था बच्चों x प्लस आई के साथ y होना चाहिए, यहाँ भी रियल होना चाहिए और यहाँ भी रियल होना चाहिए। क्या यहाँ है? तो आप बोलेगा हाँ सर, x प्लस आई y की जगह पे क्या है? y की जगह पे 2i है, रियल तो नहीं है। रियल का मतलब क्या होता है कि नंबर लाइंस पे जिसको आप खोज सकते हो। तो आप बोलेगा √2, हाँ सर √2 तो नंबर लाइन पे मिल जाता है, तो 2i कहाँ मिलेगा? नंबर लाइन पे नहीं मिलेगा। तो x प्लस आई वाई ये वाला रियल नहीं था, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। अगर आपको वैसे भी समझना है तो थोड़ा सा देखिए, ये √2 तो ठीक है जी, z इक्वल टू ये √2 ठीक है, i इंटू आई कितना होता है? तो आई स्क्वायर हो जाता है और ये 2 है। अब बताइए √2 तो ठीक है, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है बच्चों? -1 और इंटू 2, तो -1 इंटू 2 विच इज -2। तो बताइए √2 -2 क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं है। तो हम लोग इस बात को इस तरीके से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि x प्लस आई वाई, एक्स भी रियल y भी रियल। अब क्लियर हुआ? क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अगर बच्चों मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन आपको ये दे दे, अब देखते हैं, इस बार तो गलती बता दिया आप लोग, अब देखते हैं कि बता पा रहे हैं कि नहीं। z इक्वल टू मान लीजिए रख देते हैं हम आयोटा इंटू 5 प्लस मान लीजिए कि हम रख देते हैं 3i स्क्वायर। बताइए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस और नो, बताइए तो जल्दी से, कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं? मनीष कुमार के बाद जल्दी से कमेंट करिए आप लोग सभी बच्चे। चलिए रानी, मनीष, सब लोग बताइए। मिताली का आंसर है कि यस कॉम्प्लेक्स नंबर है, रानी का आ रहा है नो। रानी आप इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व भी तो करिए कि थोड़ा सा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बताए थे आपको अभी क्लास के स्टार्ट में। तो बहुत से बच्चों का आ रहा है यस। तो देखिए जब ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछ जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ठीक है जी i5 है ना, ठीक है रहने दीजिए i इंटू 5 ठीक है, प्लस ये आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है जी, ये पता है। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए नोट करके, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 3 -3, ये तो बन गया -3। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 को कर लीजिए आगे, और ये साइन क्या है? प्लस है, आयोटा इंटू 5, तो फिर से वही रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सब जो है आगे जरूरत पड़ेगा, बच्चा वाला बात है ये सब, क्या ठीक है? बात आ रहा है समझ में? अब चलिए, तो अभी तक तो बच्चों हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर समझे, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये चीजें हम लोगों ने देखा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए आप कॉन्जुगेट तो जानते ही होंगे सारे बच्चे, पर फिर भी लिखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा
अभी हम बस आपको लिखवा रहे हैं। अभी जैसे आपसे अगर हम पूछें कि z इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 2 प्लस आयोटा इंटू 3 क्या है, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। पर ये एक्चुअली में इसका ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग होता है, ज्योमेट्रिकली कहाँ होता है। अगर हम आपसे बोल दें कि नंबर सिर्फ 5 बोल दें तो ये कहाँ होता है, तो आप बोलेगा सर नंबर लाइन पे जाइए, 0 1 2 3 4, 4 के बाद आगे 5 मिलेगा। इसका कुछ ज्योमेट्री है, अपना मीनिंग है। उसी तरीके से हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना ज्योमेट्री मीनिंग होता है, वो उसका लोकेशन होता है। तो आने वाले क्लासेस में समझेंगे, पर फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, बाकी डिटेल में ज्योमेट्रिकली कल समझाएंगे। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जानते होंगे कॉन्जुगेट, तो लिखेंगे conjugate of complex number z is equal to x plus iy is denoted and defined by defined by कैसे डिफाइंड होता है, तो z का ऊपर बार दे देते हैं, इसको बोलते हैं z कॉन्जुगेट। और डिफाइन कैसे होता है कि जो यहाँ पे आयोटा का साइन है जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, x प्लस है तो x माइनस आई हो जाएगा, आई वाई। 10 एग्जाम्पल एक छोटा सा कर देते हैं। मान लीजिए कि अगर z इज इक्वल टू, मान लीजिए 2 प्लस 3i है, देन इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस का 3i। यही तो है कॉन्जुगेट, आप लोग जान ही रहे होंगे पहले से। देखिए बोला गया है कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज डिनोटेड एंड डिफाइंड बाय, कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं z बार से, और डिफाइंड कैसे होता है, अगर प्लस आई वाई है तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आई वाई हो जाएगा। मैंने बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। एग्जाम्पल देखिए कि अगर z इक्वल टू 2 प्लस 3i है तो उसका कॉन्जुगेट z इक्वल टू 2 माइनस 3i हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम इसमें और एग्जाम्पल करवाते हैं कि अगर z इज इक्वल टू, मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ हो 2i हो, तो देन इसका कॉन्जुगेट क्या होगा स्टूडेंट, z का कॉन्जुगेट क्या होगा, जरा कमेंट करके बताइए, तो आप ही लोग बताइएगा तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए इसका कॉन्जुगेट बताइए तो। अगर z इक्वल टू 2i हो तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार क्या होगा, बोलिए बताइए तो। क्या होगा, देखिए ये क्या है, 0 प्लस 2i, ये 2i मत समझिए, इसको समझिए कि 0 प्लस 2i है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव साइन, मतलब अब हो जाएगा 0 माइनस 2i, मतलब 0 माइनस 2i मतलब सिर्फ माइनस 2i लिखेंगे, तो ये हो गया 2i। अगर ये है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस 2i। ठीक है, और एग्जाम्पल जरा देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, ये एग्जाम्पल कौन सा था जी बच्चों, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल नंबर 3। अगर z इज इक्वल टू 5 हो देन तब क्या होगा कॉन्जुगेट, तब z का कॉन्जुगेट क्या होगा, कमेंट करके मुझे बताइए। z इक्वल टू 5, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू 5 है, कुछ नहीं है तो प्लस 0i है, माने इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो माने ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। जैसे यहाँ पे था सिर्फ इमेजिनरी पार्ट था, तो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जरा आप लोग बताइए कि z इक्वल टू अगर 5 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलिए। मिताली गुप्ता, जिया गुप्ता का आंसर आ रहा है z इक्वल टू अगर 5 है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलिए। कॉन्जुगेट 5 ही होगा, गुड, कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 ही होगा। तो अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर रहे तो उसका कॉन्जुगेट नहीं बदलता, क्यों भाई, क्यों नहीं बदलता, क्योंकि अगर इसका z इक्वल टू 5 प्लस 0i है तो यहाँ क्या होगा, 5 माइनस 0i हो जाएगा। तो चाहे 0i प्लस करिए चाहे माइनस करिए, 5 का तो 5 ही रहेगा ना, क्या जी, z अगर 5 है सिर्फ तो प्लस 0i चाहे माइनस 0i, बात तो वही रहेगा। तो इसीलिए जो है इस तरीके से लिखा गया है, समझे। तो ये था कॉन्जुगेट। अब कुछ छोटे छोटे प्रॉपर्टीज देखिए ना, कुछ नोट करके, कुछ बातें छोटी छोटी बातें हैं उसको लिखिए। नेक्स्ट क्लास में खूब डिटेल में जो है हम लोग इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
आर्गन डायग्राम में, आर्गन प्लेन में, फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जानेंगे। तो अभी कुछ बेसिक सा नोट है, देखिए कि इफ नोट नंबर if z is equal to x plus iy, then z का कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, होगा कि नहीं। अगर हमारा इसको जो है नंबर 1 नीचे देंगे हम लोग, ठीक ना, इसको रहने दीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं नोट में कि इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन z कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस आई वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे लिखेंगे तो नंबर 1 देन अगर हम z को, कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर हम ऐड कर दे तो क्या आंसर आएगा, जरा कमेंट करके बताइएगा कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दे। अब ये सब प्रॉपर्टी जो है आगे हम सीधा यूज करेंगे, ये सब बच्चा वाला बात है, 11th-12th में पढ़े होंगे आप लोग, तो फिर भी हम लिख रहे हैं क्योंकि आगे हम लोग इसका यूज करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ हम ऐड कर दे तो क्या मिलेगा, करके देख लीजिए। तो क्या मिलेगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट के साथ ऐड करें तो भाई x प्लस आई वाई, यहाँ x माइनस आई वाई, ये प्लस आई वाई हो गया, ये प्लस आई वाई यहाँ का माइनस आई वाई, जब जुटेगा तो भाई वो तो खत्म हो जाएगा, बस x और प्लस का x 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, कितना होगा जी 2x होगा। तो हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि दैट इज कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जोड़ा जाए तो इमेजिनरी पार्ट तो कट जाता है, बचता क्या है, रियल पार्ट, x बचता है, x प्लस x 2x हो जाता है, तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट बचता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला जैसा समझिए, कि ये एक फॉर्मूला के जैसा अब आप इसको समझिए कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो आंसर आता है वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट आता है। आप देख भी सकते हैं कि एक z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था और z इसका कॉन्जुगेट z इक्वल टू x माइनस आई वाई हो गया। जब दोनों को हम ऐड किए तो प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट गया, जोड़ने में दोनों खत्म हो गया, बचा x प्लस एक्स 2x, 2 तो ठीक है, x को ही क्या रियल पार्ट बोलते थे ना, तो एक फॉर्मूला जैसा हो गया कि x को जब हम उसके कॉन्जुगेट, z को कॉन्जुगेट के साथ जब जोड़ते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आता है। इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट है, याद रखना है। अब जरा देखिए सेकंड नंबर, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, z को अगर z कॉन्जुगेट के साथ घटाएं तो क्या होगा, घटा के देख लीजिए ना, थोड़ा हम आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं यहाँ से। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसमें हमको घटाना है, किसको घटाना है, इसको घटाना है, तो उठा के लाइए, यहाँ घटाना है तो भाई आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा ना, इस पूरे में से वो घट रहा है, इस पूरे में से वो घट रहा है, कैसे घटेगा, ये प्लस आई वाई है, ये जब इसमें से होगा तो ये भी, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन तो चेंज हो जाएगा ना, तो ये प्लस एक्स और यहाँ इस पे चला गया तो माइनस एक्स कट गया, ये प्लस का आई वाई और यहाँ से फिर माइनस माइनस प्लस का आई वाई कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ आई वाई, 2 टाइम्स ऑफ आई वाई हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो जब हम इसमें से ये घटेगा, मैंने जेड में से हुआ कॉन्जुगेट घटेगा तो 2 टाइम्स ऑफ आई वाई आ जा रहा है। इसी चीज को हम दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं कि z को जब हम कॉन्जुगेट से घटाते हैं तो आंसर आता है, i को बाहर कर लीजिए, i को बाहर करिए और 2 ठीक है, और इस y को लिख सकते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। देखिए y क्या था, इमेजिनरी पार्ट होता है ना, ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी पार्ट जब बोलेंगे तो सिर्फ y होता है, i तो बस साथ में है, इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे तो सिर्फ यही है इमेजिनरी पार्ट। आ रहा बात समझ में, ठीक है, तो ये एक नया रिजल्ट आ गया, तो वही चीज हो गया कि जब हम दो को घटाएंगे तो आई बाहर है, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट, जिस तरीके से ऊपर वाला रिजल्ट है उस तरीके से ये भी है। एक रिजल्ट और है थर्ड नंबर की, जब जब हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड नंबर रिजल्ट, अगर हम z को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, भाई अगर z को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जरा देख लीजिए ना, आपके सामने ही कर देते हैं। z माने क्या है, x प्लस आई वाई, और उसका कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आई वाई। जब आप मल्टीप्लाई करिएगा कॉम्प्लेक्स को उसके कॉन्जुगेट के साथ, z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बन गया फॉर्मूला, क्या a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है आई वाई, इसका स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला बनता है। ए प्लस बी गुना माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो ठीक है एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा आई पे स्क्वायर हो गया तो -1, एक माइनस यहाँ का है, और आई पे स्क्वायर होगा तो -1, माइनस माइनस प्लस होगा, और वाई का स्क्वायर इसमें तो आएगा। तो फाइनली क्या हो जाता है, तो ये जेड इंटू जेड बार का वैल्यू हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये भी एक अपने आप में बच्चों रिजल्ट है। तो कॉन्जुगेट जो अभी हम लोगों ने समझा उससे रिलेटेड छोटे छोटे रिजल्ट्स थे 3, वो आप देख लीजिए। और अभी तो जो भी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, अभी तक जो भी बात की है सब बच्चा वाला बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में भी हम लिखते थे, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हम देखे, फिर कॉन्जुगेट देखे, कॉन्जुगेट से रिलेटेड छोटी छोटी 3 बातें हम लोग देखे। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम लोग आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए है 2 + i/3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करने लगेगा 2, 3, माने इस कोऑर्डिनेट के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे रिप्रेजेंट होने लगेगा। इसको रियल एक्सिस बोलेंगे, इसको रियल बोलेंगे एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। फिर आर्गन प्लेन के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर प्लेन पे भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या होता है। ये सारी चीजें डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। आज की क्लास बस बेसिक था। और अगर आप ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप धनबाद मैथ अकेडमी ऐप इंस्टॉल करिए। बहुत ही मिनिमम फी में, अभी तो शायद कुछ फी भी कम है, 800 रुपीज़ में सेमेस्टर 2 का, ठीक है, सेमेस्टर 2 का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है हम लोग पढ़ेंगे। सेम 2 का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ हम दिखाए भी थे। तो भाई सेम 2 में कितने पेपर्स हैं यहाँ पे देखिए। सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 अलजेब्रा जो है, जिसका चारों यूनिट खूब डिटेल से पढ़ाया जाएगा। फिर एसोसिएटेड का भी कोर्स करवाया जाएगा। इसमें जो है फिजिक्स अगर आपका है, केमिस्ट्री है, तो उसके टीचर्स जो है आपको वो भी कोर्स इसमें करवाएंगे। और बाकी इन सभी पेपर्स का आपको प्रॉपर नोट्स दिया जाएगा। आप सेमेस्टर 1 में देखे होंगे, तो सेमेस्टर 1 में जिस तरीके से कंटेंट था, सेमेस्टर 2 में भी वही कंटेंट उस तरीके से रहेगा। तो आप ऐप में अगर जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं तो दोस्तों तक ये लेक्चर जो क्लास 1 का जो था शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ भाई बहुत कम फी में अच्छा पढ़ाई किया जा सकता है और क्लासेस चल रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल सुबह 9 बजे। डेली ये जो क्लासेस है सुबह 9 बजे ही होगा। चलिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तो बताइए। चलिए ठीक है जी, कल मिलते हैं फिर।